बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ENG 202 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 1 से लेक्चर 20 तक के तमाम MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एग्ज़ाम ट्रिक्स को शेयर किया जाएगा। ये जो तमाम MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर से भी वेरीफाइड है और आपके 100% हैंड आउट से बनाए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी CS 201 की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आपकी इस सपोर्ट का, आपके इस प्यार का। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट बनाती रहूँगी। जिन स्टूडेंट का CS 201 का पेपर नहीं हुआ तो वो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है MCQ। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो तमाम MCQ हैं उनके जो आंसर हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन पेयर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो किस तरह की कम्युनिकेशन होती है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फ्लो करती है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। टेक्निकल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम जनरल राइटिंग, क्यों डिफरेंट होती है हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन? बिकॉज इट ऑडियंस सेंटर्ड एंड प्रैक्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो ऐसी कम्युनिकेशन जो हम बाहर कर रहे होते हैं उसकी एग्जाम्पल कौन सी है? तो डैट इज़ अ प्रेस रिलीज ऑन मीडिया। कम्युनिकेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जब द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड प्रोवाइड फीडबैक्स, तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होती है बेस्ट तभी होती है जब सुनने वाले को समझ भी आए और वो फीडबैक भी करे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ्टन कॉल्ड, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं। बहुत रिपीट होता है स्टूडेंट ये, अब यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेप वाइन्स इज अ अनऑफिशियल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट, हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन के वेज दिए हुए हैं तो हमने बताना है नॉन वर्बल कौन सी होती है। तो ऐसे जो भी चीज़ें राइट की जाती हैं जिसके अंदर हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो हमारी नॉन वर्बल होती है, जैसे रिटन मीमोज। लिसनिंग मेक अप अबाउट व्हाट परसेंट टू मैनेजर कम्युनिकेशन टाइम, तो कितनी परसेंट हमारी कम्युनिकेशन टाइम को बढ़ा देता है? 45 to 50%। इन ओरल कम्युनिकेशन काइनेसिस रेफर्स, तो काइनेसिस हमारी किस चीज़ को रेफर करते हैं? बॉडी लैंग्वेज एंड मूवमेंट को। विच लिसनिंग टाइप इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द लॉजिक एंड वैलिडेशन ऑफ द मैसेज, क्रिटिकल लिसनिंग। अ प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज इमीडिएट फीडबैक, अ प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज द इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 के MCQ हैं। स्टूडेंट ये जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। बेसिकली आपके 12 से 14 MCQ होते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है हम उनको ही पिक करते हैं। व्हाट इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग सेंटर्ड राइटिंग, तो सेंटर्ड राइटिंग का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर हम कौन सा एटीट्यूड यूज़ करते हैं? हम यू एटीट्यूड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप इसके कंसेप्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम शिपिंग योर ऑर्डर टुडे, अ रीडर सेंटर्ड अप्रोच वुड बी, देखिए बजाय इसके कि हम लिखें कि आई एम शिपिंग योर ऑर्डर टुडे, हम क्या लिख सकते हैं? योर ऑर्डर इज बीइंग शिप्ड टुडे एंड विल अराइव सून। तो ये वाली जो हमारी अप्रोच होती है वो रीडर सेंटर्ड होती है, तो रीडर को ऐसे लगता है कि मुझसे मुखातिब हो रहा है। विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, तो बिजनेस राइटिंग की इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक में क्या आता है? राइटर सेंट्रिक, नो इम्पैथेटिक टूवर्ड द रीडर, तो हमारी जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग होती है ना उसके अंदर हम रीडर के साथ अपना बहुत हमदर्दाना और दोस्ताना रवैया रखते हैं। रीडर सेंटर्ड राइटिंग अवॉइड, जो रीडर सेंटर्ड राइटिंग होती है उसके हम सेक्सिस्ट लैंग्वेज और बेसिस को इग्नोर करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज़ द यू एटीट्यूड, तो यू एटीट्यूड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन डू रादर देन व्हाट यू कांट, तो हमें ये कहना चाहिए कि आप क्या नहीं, आप हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते, बल्कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना चाहिए। डेमोग्राफिक ऑडियंस एनालिसिस इंक्लूड, डेमोग्राफिक ऑडियंस एनालिसिस के अंदर क्या आ जाता है? एज, जेंडर एंड एजुकेशन।
साइकोग्राफिक एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, बिलीव, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। बहुत रिपीट होता है ये आपके दोनों एमसीक्यू, आपने अच्छे से कर लेने हैं। ये नीचे आपका जो कंसेप्ट है आप इसको भी देख लीजिएगा। इफ़ योर ऑडियंस नो नथिंग अबाउट योर टॉपिक यू शुड, अगर आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं है कि आप क्या बात करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड क्लियर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड डिफाइन टर्म्स। अ प्राइमरी ऑडियंस इज़ अ पर्सन हु, प्राइमरी ऑडियंस कौन सा पर्सन होता है, जो इज़ अ डिसीजन मेकर द डॉक्यूमेंट इज़ एम्ड एट। तो प्राइमरी ऑडियंस के अंदर हम ये देखते हैं जो डिसीजन कर रहा होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका एम क्या होगा। नीचे आप देख सकते हैं द प्राइमरी ऑडियंस इज़ द मेन टारगेट हु विल टेक एक्शन बेस्ड ऑन द मैसेज। जिस तरह से स्टूडेंट आप जो इस वीडियो के प्राइमरी ऑडियंस हैं, तो आपके लिए कंटेंट इस तरह से बनाया जाता है कि आप इस मैसेज को किस तरह से पिक करेंगे, आपको किस तरह से ये हेल्पफुल लगेगा। When writing to an expert audience, the writer should, जब हम एक एक्सपर्ट ऑडियंस को कुछ लिख रहे होते हैं तो राइटर को क्या करना चाहिए, राइटर शुड यूज़ एप्रोप्रिएट टेक्निकल जार्गोन्स टू बी कंसाइज। तो जो हमारे जार्गोन्स होते हैं वो एप्रोप्रिएट यूज़ करने चाहिए। लेक्चर नंबर 5, द जनरल पर्पज़ ऑफ बिजनेस मैसेज इज़ यूजुअली, क्या मैसेज का जो मकसद होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्म करना, परस्यूड करना या कोलैबोरेट करवाना। अ स्पेसिफिक पर्पज़ डिफर्स फ्रॉम अ जनरल पर्पज़ बिकॉज इट, एक स्पेसिफिक पर्पज़ मुख्तलिफ होता है जनरल पर्पज़ से, किस वजह से, कि ये आइडेंटिफाई करता है एग्जैक्टली व्हाट द ऑडियंस शुड डू आर नो आफ्टर रीडिंग। या उसके अंदर ये हम देखते हैं कि ऑडियंस इसको रीड करने के बाद फौरी क्या करेंगे या उनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होगा। When your purpose is to collaborate, your tone should be, जब आपने किसी के साथ collaborate करना चाहिए तो करना चाह रहे हो तो आपकी जो टोन है वो पार्टिसिपेटरी या ओपन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दोस्ताना होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू रीड टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंपनी पॉलिसी, योर जनरल पर्पज इज़, तो जब भी आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपकी जो जनरल पर्पज़ होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेशन को गेट करना। बिफोर ड्राफ्टिंग आस्किंग इज़ माई प्रपोजल रियलिस्टिक हेल्प्स टू, तो ड्राफ्टिंग के बगैर हम अगर पूछें कि क्या मेरा जो पर्पज़ है वो रियलिस्टिक है, खुद से सवाल करें, तो ये क्या होता है, इंश्योर द गोल कैन एक्चुअली बी अचीव्ड बाय द मैसेज। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मकसद है क्या वो इस मैसेज से पूरा हो सकता है। हमने लेक्चर 6 करना है अब। एक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव स्टेट, एक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव स्टेट किस चीज़ को करते हैं, व्हाट द रीडर विल डू आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। विच इज़ द वेल डिफाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड स्टूडेंट, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। वीडियो की लेंथ को सेव करने के लिए हम सिर्फ करेक्ट आंसर को देखते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करके तमाम जो एमसीक्यू है उनको पढ़ा करें। टू हैव अ क्लाइंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्राइडे, तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। वाई इज़ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव क्रूशल बिफोर राइटिंग, तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना क्यों क्रूशल होता है, क्योंकि इट गाइड्स द कंटेंट, टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैसेज। इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू परस्यूड, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो परस्यू करना है, यू फोकस हैविली ऑन रीडर बेनिफिट्स एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो हमें जो रीडर का बेनिफिट है उसको बताना चाहिए कि ये करने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। जिन स्टूडेंट्स ने कभी बुक ही नहीं खोली, लेक्चर्स ही नहीं लिए, उनके लिए भी इवन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो 80% स्कोर कर सकते हैं अगर ये पूरा का पूरा पोर्टल और पूरी की पूरी वीडियो देख कर जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव शुड आइडली बी, तो ऑब्जेक्टिव हमारे मेजरेबल और क्लियर होने चाहिए। एक्यूरेसी इन टेक्निकल राइटिंग रेफर्स, तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है, फैक्चुअल करेक्टनेस एंड लेक ऑफ एरर। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एरर्स कम हो। वैसे भी जब हम किसी चीज़ को एरर फ्री कर देते हैं या बिल्कुल फैक्चुअल कर देते हैं फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारी एक्यूरेसी होती है। क्लैरिटी इज़ अचीव, क्लैरिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग फेमिलियर वर्ड्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब भी बिल्कुल सीधी सादी बात होती है तो वो हमारी क्लैरिटी होती है। कंसाइजनेस क्या होती है, कंसाइजनेस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द थॉट कम्प्लीटली इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड, कंसाइज करना यानी वो कम से कम अल्फाज को यूज़ करना, जो हमारी कंसाइजनेस होती है। तो कंसाइजनेस इज़ रिमूविंग वर्डीनेस, मुश्किल चीज़ों को रिमूव कर देती है और सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कीप करती है। कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, ये जो आपके 7 C's हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने अच्छे से करना है इनको।
द ऑल सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट एंड फ्लो स्मूथली इन वन एनदर। तो एक चेन बना लेते हैं हम, पहले एक पॉइंट को करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, जिस तरह आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना बुक के अंदर, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप देखें ग्लूज बन जाती हैं ट्रांजिशन एंड लॉजिकल फ्लो के थ्रू। व्हाट फ्रेज इज नॉट अ कॉन्साइज। अब हमारे पास नाउ, करंटली, टुडे, तो ये चीज़ें तो कॉन्साइज हैं बिल्कुल। एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो इसके अंदर कोई कॉन्साइजनेस तो ना हुई ना, ये हम सिंपली भी बात कर सकते हैं जैसे टुडे, नाउ, करंटली, इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 8, करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग। जो करेक्टनेस होती है कम्युनिकेशन के अंदर, वो किस चीज़ को इम्प्लाइज करती है? स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विव्ड रादर देन वेज। विच स्टेटमेंट इज़ मोर कंक्रीट। हमारी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं स्टूडेंट, ये वाले जो ऑप्शंस है ना बहुत आते हैं आपके पेपर में, बिकॉज ये आपके जो ऑप्शन है कंसेप्चुअल है। तो पढ़े इन सारी स्टेटमेंट्स को कि वी हैड अ गुड सेल ईयर, सेल्स वर बेटर, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो इनमें सबसे ज़्यादा कंक्रीट कौन सी लग रही है? आवर सेल इंक्रीज बाय 20% इन 2023। तो अगर आप कहते हैं ना कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, तो ये इतनी कंक्रीट नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि मेरा 4 CGPA आ गया, तो दैट इज़ अ कंक्रीट। क्लैरिटी डिमांड द यूज़ ऑफ। क्लैरिटी हमारी किस चीज़ के यूज़ को डिमांड करती है? एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड फेमिलियर वर्ड्स। एक्टिव वॉइस इम्प्रूव विच ऑफ द 7 C's प्राइमरली। तो एक्टिव वॉइस हमारी जो होती है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है या फिर इम्प्रूव करती है? दैट इज़ अ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। टू अचीव क्लैरिटी, पैराग्राफ्स शुड जनरली कंटेन। पैराग्राफ किस चीज़ को कंटेन करते हैं? वन मेन आइडिया। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, कर्टेसी इन बिजनेस मैसेज इन्वॉल्व। बिजनेस मैसेज के अंदर जो कर्टेसी होती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है हमारे पास? रिस्पेक्टिंग द रेसिपिएंट एंड बीइंग अ जनरली पोलाइट। तो कर्टिस होने का मतलब ये होता है कि हम रिसीवर को कहें कि भाई आपकी एक वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है। हमारे वर्ड्स के अंदर इस चीज़ का शो ऑफ होना चाहिए। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आपकी ग्रामर ठीक हो, पंक्चुएशन अच्छी हो, स्पेल्स और फॉर्मेट अच्छा हो। यूजिंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ। तो दिस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करें तो ये किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इट इज़ अ कर्टेसी। अ डॉक्यूमेंट विद स्पेलिंग एरर फेल विच सी। तो अगर आपकी स्पेलिंग एरर हैं तो किस को ये फेल कर देता है? करेक्टनेस को। आंसरिंग अ लेटर प्रॉम्प्टली इज एक्ट ऑफ। तो अगर हम आंसर कर रहे हैं किसी लेटर का, तो इसका जो एक्ट है वो हमारे पास क्या होगा? कर्टेसी। स्टूडेंट्स अगेन जब आप इस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करें तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप इसको डी सिलेक्ट करें, फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आप कर चुके हैं ठीक और कौन सा गलत। जैसे मैंने तमाम गलत ही मार्क किए हैं। अब चलें खैर हम लेक्चर नंबर 11 पर जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग ऑफ अ बिजनेस मैसेज इज डिफाइनिंग अ पर्पस। इतना ये फेमस है कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ये आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूज इन विच फेज प्लानिंग के अंदर यूज होती है। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प द रीडर टू। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को हेल्प आउट करती है? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज क्विकली एंड लॉजिकली। आउटलाइनिंग इन्वॉल्व। आउटलाइनिंग किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? ग्रुपिंग रिलेटेड आइडियाज एंड इस्टेब्लिशिंग आ सीक्वेंस। आपके लिए एक छोटी सी टिप है स्टूडेंट कि व्यू के अंदर आपका जो 60% करेक्ट MCQ होते हैं ना, वो फर्स्ट पे ही होते हैं मैक्सिमम। एज एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरा जो CGPA है वो अच्छा ही रहा है। तो हमेशा मैंने जो भी MCQ किए हैं ऑलमोस्ट करेक्ट ही किए हैं, और उनमें से मेरे अगर 15 MCQ होते थे ना, तो 8 MCQ का करेक्ट आंसर A ही होता था। ये चीज़ एक्सपीरियंस्ड है। तो स्टूडेंट आपको भी अगर कुछ ना आ रहा हो तो आप अल्लाह का नाम लेकर फर्स्ट MCQ सिलेक्ट कर दिया करें। चूजिंग द राइट चैनल इज़ अ पार्ट। अगर हम राइट चैनल को चूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ का पार्ट होता है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। लेक्चर नंबर 12, ड्यूरिंग द कंपोजिंग स्टेज द मेन फोकस शुड बी ऑन। किस चीज़ पर मेन फोकस होना चाहिए? गेटिंग आइडिया डाउन ऑन द पेपर। राइट ब्लॉक कैन ऑफ्टन बी ओवरकम। अगर हमारे जो राइटिंग ब्लॉक्स आते हैं ना, जो फ्लाज आ जाते हैं हमारी राइटिंग के अंदर, तो हम उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? फ्री राइटिंग आर स्टार्टिंग विद द ईजिएस्ट सेक्शन। गुड टॉपिक सेंटेंस। गुड टॉपिक सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। व्हेन ड्राफ्टिंग यू शुड रिलाई ऑन योर आउटलाइन। ट्रांजिशंस आर यूज। ट्रांजिशन किसके लिए यूज होती हैं? कनेक्ट आइडियाज बिटवीन सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स।
ईजी है बिल्कुल, आपकी ये जो बुक है बहुत ईजी है। ENG 101 मुझे थोड़ी सी टफ लगी थी। रिवाइजिंग अ डॉक्यूमेंट जनरली इन्वॉल्व चेकिंग। अगर हम रिवाइज करें एक डॉक्यूमेंट को तो उसके अंदर हम किसी को चेक करते हैं, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्ट एंड टोन। प्रूफ रीडिंग क्या प्रोसेस है? प्रूफ रीडिंग के हम क्या करते हैं, अंदर चेक करते हैं अपने मैकेनिकल एरर्स को, जैसे स्पेलिंग, टाइपो एंड पंक्चुएशंस को। व्हेन रिवाइजिंग फॉर कंसाइजनेस यू शुड, जब आप रिवाइज करें कंसाइजनेस के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एलिमिनेट करना चाहिए वर्डी, फ्रेजेस एंड रिडंडेंसीज को। इट इज़ ऑफ्टन रिकमेंडेड टू प्रूफ रीड। आपको प्रूफ रीड करने के लिए क्या सजेस्ट किया जाता है? आफ्टर टेकिंग टू ब्रेक फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन शुड बी रिव्यूड ड्यूरिंग। तो किस तरह से हम उसको रिव्यू कर सकते हैं? रिवाइजिंग के थ्रू। अच्छा स्टूडेंट, यूट्यूब पर जो मैक्सिमम लिंक्स होते हैं इस तरह के पोर्टल्स के, या फिर जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती, उनको यूट्यूब स्किप कर देता है या फिर करप्ट कर देता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। आपकी मैक्सिमम जो लिंक मैं डालती हूँ वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मैम चल ही नहीं रहा, या तो आपकी नेट का कोई इशू होता है या आपको वो यूज़ करना नहीं आ रहा होता, और तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूट्यूब उसको करप्ट कर देता है। तो आप कमेंट के अंदर लिंक मांग लिया करें, या फिर आप मेरी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर से फ़ाइल ले सकते हैं जो ऑफलाइन चलती हैं, बिल्कुल आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं होती। मेरी जो वेबसाइट अभी तक नहीं बन सकी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी बन जाए ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं। मेमोरेंडम इज़ प्राइमरली, मेमोरेंडम हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द स्टैंडर्ड हेडिंग ऑफ मीमो इंक्लूड्स, स्टैंडर्ड हेडिंग के अंदर क्या आता है? टू, फ्रो, डेट एंड सब्जेक्ट। एंड एजेंडा इज़ अ डॉक्यूमेंट। एजेंडा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम टॉपिक्स को लिस्ट करते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई थी। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग सर्व एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन एंड डिस्कशन। आवर प्रपोजल इज अ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट डिजाइन फॉर परस्यू द रीडर टू एक्सेप्ट अ प्लान प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो ये वाले जो MCQ हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 15। बिजनेस लेटर्स आर प्राइमरली यूज, किसके लिए यूज होते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, सप्लायर्स एंड स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी पर्पज ऑफ अ बिजनेस लेटर टू कन्वे अ स्पेसिफिक मैसेज इफेक्टिवली एंड बिल्ड गुडविल्स। विच पार्ट ऑफ अ लेटर कंटेन द राइटर एड्रेस? राइटर एड्रेस हमारे किसके अंदर होता है? लेटर हेड के अंदर या रिटर्न एड्रेस के अंदर। द इनसाइड एड्रेस रेफर्स, किस चीज़ को रेफर करता है? द रिसीवर नेम एंड एड्रेस। गुडविल इन अ बिजनेस लेटर मीन्स, क्या मतलब होता है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एन इंक्वायरी लेटर इज रिटन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और फेवर। अ क्लेम लेटर, क्लेम लेटर किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट एंड एडजस्टमेंट और कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम। ऑर्डर लेटर किसके लिए होता है? हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं कि हम किस तरह से बाय कर सकते हैं अपनी गुड्स को। विच लेटर विच राइटिंग अ क्लेम अ लेटर द टोन शुड बी, टोन को फ्रीम होना चाहिए, फ्लेक्चुअल होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। कवर लेटर किस चीज़ को शो करता है? आ रिज्यूम आर फॉर्मल रिपोर्ट। स्टूडेंट्स बाकी लेक्चर्स आप खुद कर लीजिएगा, हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। डिफाइन टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हैंडआउट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इस पर क्लिक करते हैं और हासिल कर लेते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग स्पेसिफिक complex and technical information clearly and accurately to target audience so they can perform a task or make a decision. What is the difference बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आप देख सकते हैं, इंटरनल के अंदर मेमोज, इंट्रा ईमेल्स आ जाती हैं, जबकि एक्सटर्नल के अंदर लेटर, प्रेस रिलीज आ जाती हैं। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स भी आप यहाँ पर मेंशन है, इनको देख सकते हैं। डिफाइन एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? हमारे पास एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमारी कंसाइज एफर्ट्स आ जाती हैं। यू एटीट्यूड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो इसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वाई मस्ट बाइस्ड एंड सेक्शियस्ट लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड, क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं लगता और हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है उसे जाहिर होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक ऑडियंस एनालिसिस? तो डेमोग्राफिक ऑडियंस एनालिसिस एजुकेशन, जेंडर और हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से होता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडियंस, ये आंसर आप देखें यहाँ पर। व्हाट आर द 3 जनरल पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? जनरल पर्पस हमारे पास परस्यू करना, इन्फॉर्म करना, कोलैबोरेट करना। वाई मस्ट अ प्रपोज रियलिस्टिक? तो प्रपोज हमारा रियलिस्टिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो अनरियलिस्टिक चीज़ होती है वो हमारे लिए ठीक नहीं होती और हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको लॉस कर देते हैं। व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस?
स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, जो जिसके थ्रू हमारी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होते हैं। वाई इज़ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज़ इंपॉर्टेंट बिफोर ड्राफ्टिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास एक रोड मैप बन जाए और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। कंसाइजनेस क्या होती है राइटिंग के अंदर, कि हम जो भी चीज़ करें वो कंसाइज हो, हमारे जो वर्ड्स हैं वो कम इस्तेमाल हो, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, रिडंडेंसी है, वर्डीनेस है, उनको हम कम कर दें। कोहेरेंस क्या होती है कि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लॉजिकली फ्लो में जुड़ी हों।